सोचिए, अगर कल सुबह न्यूज आए कि अमेरिका और ईरान के दरमियान सीधी जंग शुरू हो गई है, मिसाइल्स आसमान में, ऑयल प्राइसेस रॉकेट की तरह ऊपर, दुनिया भर की न्यूज चैनल्स पर एक ही हेडलाइन, मिडिल ईस्ट ऑन फायर। लेकिन सवाल ये है, ये सब इतना डेंजरस क्यों लगता है? क्योंकि ये दुश्मनी आज की नहीं, ये कहानी पिछले 70 सालों की है। और हैरानी की बात यह है कि एक वक्त था जब यूएसए और ईरान दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि दोस्ती नफरत में बदल गई? ये कहानी सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं, ये कहानी पावर, ट्रस्ट और हिस्ट्री के जख्मों की कहानी है। थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए 1950s का ईरान। तेहरान की सड़कों पर मॉडर्न बिल्डिंग्स बन रही हैं, ऑयल फील्ड से पैसा आ रहा है और ईरान का शाह मोहम्मद रजा शाह पहलवी अपने मुल्क को मॉडर्न बनाना चाहता है। इस मिशन में उसका सबसे बड़ा दोस्त कौन था? अमेरिका। उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ईरान मिडिल ईस्ट में एक इंपॉर्टेंट एलाय था। ऑयल भी था, लोकेशन भी स्ट्रेटेजिक थी और सोवियत यूनियन के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर भी मिल गया था। लेकिन कहानी यहां सीधी नहीं थी। ईरान के अंदर एक और लीडर उभर रहा था। उसका नाम था मोहम्मद मुसद्दिक। मुसद्दिक एक नेशनलिस्ट लीडर था। उसका कहना था कि ईरान का ऑयल ईरान का होना चाहिए। इसलिए उसने एक बोल्ड डिसीजन लिया। उसने ईरान की ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया, यानी फॉरेन कंपनीज का कंट्रोल खत्म। ये डिसीजन ईरान के लोगों को पसंद आया, लेकिन वेस्ट के लिए ये एक शॉक था। और फिर हिस्ट्री ने एक डेंजरस टर्न लिया। 1953 में एक सीक्रेट ऑपरेशन लॉन्च हुआ, एक ऑपरेशन जिसे बाद में दुनिया ने जाना, 1953 ईरानियन कू डेटा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने मिलकर मुसद्दिक की गवर्नमेंट को हटा दिया और शाह को दोबारा पावरफुल बना दिया गया। ईरान के बहुत से लोगों के लिए ये एक बिट्रेयल था। उन्हें लगा कि उनके मुल्क की डेमोक्रेसी को बाहर से मैनिपुलेट किया गया है। ये जख्म छोटा नहीं था। ये जख्म 1979 तक जिंदा रहा। फिर आई वो रेवोल्यूशन जिसने सब कुछ बदल दिया। ईरान की सड़कों पर मिलियंस लोग निकल आए और एक रिलीजियस लीडर एग्जाइल से वापस आया। उसका नाम था रुहुल्लाह खुमैनी। रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुई, शाह मुल्क छोड़कर चला गया और ईरान ऑफिशियली एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। लेकिन सबसे ड्रामेटिक मूवमेंट अभी बाकी था। नवंबर 1979 तेहरान में अमेरिकन एम्बेसी के बाहर एक ह्यूज क्राउड जमा होता है। फिर अचानक स्टूडेंट्स का एक ग्रुप एम्बेसी की दीवारों पर चढ़ जाता है और डिप्लोमैट्स को हॉस्टेज बना लेता है। हिस्ट्री में इस इवेंट को कहा जाता है ईरान हॉस्टेज क्राइसिस। 52 अमेरिकन डिप्लोमैट्स 444 डेज तक कैप्टिव। सोचिए, दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री और उसके डिप्लोमैट्स एक एम्बेसी के अंदर बंद। अमेरिका के लिए ये सिर्फ क्राइसिस नहीं था, ये ह्यूमिलिएशन था। उस दिन से दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया। इसके बाद क्या हुआ? सैंक्शंस, थ्रेट्स और डेकेड्स की टेंशन। 1980s में ईरान इराक वॉर चली और अमेरिका ने इनडायरेक्टली इराक को सपोर्ट किया। ईरान के लिए ये एक और प्रूफ था कि अमेरिका उसका दुश्मन है। फिर वक्त आया न्यूक्लियर टेंशन का। 2000s में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल इशू बन गया। अमेरिका और उसके एलाइज को डर था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। ईरान का कहना था ये सिर्फ एनर्जी प्रोग्राम है। सच क्या है? आज तक डिबेट चल रही है। फिर 2020 में एक और मूवमेंट आया जिसने टेंशन को फिर भड़का दिया, जब बगदाद में एक ड्रोन स्ट्राइक हुई और ईरानियन जनरल कासिम सुलेमानी मारे गए। ईरान ने इसे डायरेक्ट एग्रेशन कहा और फिर मिसाइल्स फायर हुए। दुनिया फिर से टेंशन में आ गई। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप ईरान के आम लोगों से बात करें तो अक्सर वो अमेरिका के लोगों से नफरत नहीं करते। उनका कॉन्फ्लिक्ट ज्यादातर गवर्नमेंट्स के बीच है, पॉलिटिक्स के बीच है। और यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या ये दुश्मनी सिर्फ पॉलिटिक्स का गेम है या फिर ये हिस्ट्री का वो जख्म है जो अभी तक भर नहीं सका? एक बात जरूर याद रखिए, जब दो पावरफुल नेशंस एक दूसरे पर ट्रस्ट खो देते हैं तो उसका असर सिर्फ उन पर नहीं, पूरी दुनिया पर पड़ता है।
अगर आप फ्यूचर और दुनिया के छुपे हुए सच देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें।